स्टूडेंट्स, हम जो अपना चैप्टर है नेचुरल रिसोर्सेज जो डिस्कस कर रहे थे उसमें हमने बायोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर के बारे में कंप्लीट पढ़ लिया था। जो नेचुरल रिसोर्स है एयर, उसके बारे में पूरी डिटेल पढ़ ली थी। एयर पोल्यूशन क्या होता है, क्या क्या कोजेज है एयर पोल्यूशन के, एंड एयर पोल्यूशन के इफेक्ट क्या क्या होंगे वो भी हमने डिस्कस कर लिया था। वाटर साइकिल एंड इसके अलावा जो ओजोन डिप्लीशन की प्रोसेस है वो भी हमने पूरी की पूरी डिटेल पढ़ ली थी। आज की क्लास में हमें वाटर के बारे में पढ़ना है कि वाटर क्या होता है, कि फ्रेश वाटर कितना परसेंट है अर्थ पे, वाटर हमारे लिए जरूरी क्यों है, और इसके साथ ही वाटर पोल्यूशन क्या है, वाटर पोल्यूशन के इफेक्ट क्या होंगे, वो सारी की सारी चीजें आज हमें डिस्कस करनी है। तो स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे वाटर रिजर्वोयर्स प्रेजेंट होते हैं अर्थ के ऊपर, जैसे कि ओशियन हो गया, ओशियन, रिवर, लेक, ये सारे के सारे पोन्ड्स एंड स्ट्रीम वाटर, ये सारे के सारे क्या है, वाटर रिसोर्सेज है, वाटर बॉडीज है जहाँ से हमें वाटर मिलता है। कहाँ फ्रेश वाटर प्रेजेंट होगा, कहाँ पर जो सैलाइन वाटर है वो प्रेजेंट होगा, तो ये हम आगे डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले वाटर है क्या। वाटर है वो तीन जो टेनी मॉलिक्यूल्स है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, दो टेनी मॉलिक्यूल है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, उसका अ, उससे मिलकर बना हुआ है। अगर हम इन दोनों को अलग अलग कर दे, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को, तो हम माइक्रोस्कोप के थ्रू भी इसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, सीन नहीं कर पाएंगे। तो जो कॉम्बिनेशन है दो मॉलिक्यूल्स का, कॉम्बिनेशन है टीनी मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को, उसको हम क्या बोलते हैं, वाटर बोलते हैं। जो फॉर्मूला होता है, केमिकल फॉर्मूला, वो यही होता है H2O, टू हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है यहाँ पे और एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है। ये दोनों मिलकर किसकी फॉर्मेशन कर रहे हैं, वाटर के फॉर्मेशन कर रहे हैं। जो प्योर वाटर होता है उसका ना कोई कलर होता है, ना ही टेस्ट होता है, और ना ही कोई स्मेल होती है। मेनली वाटर है वो थ्री फॉर्म में अर्थ के ऊपर एग्जिस्ट करता है। सॉलिड फॉर्म में, जो कि आइस, हेल, स्नो, फ्रोस्ट, इनकी फॉर्म में हो सकता है। दूसरा है फिर लिक्विड फॉर्म, लिक्विड फॉर्म जो लेक, ओशन, रेन, डिव, फॉग, मिस्ट, ये सारे के सारे रिसोर्सेज वहां पे प्रेजेंट होगा। और गैसियस फॉर्म में स्टीम और वाटर वेपर्स के फॉर्म में, जो गैसेस फॉर्म में वाटर है वो प्रेजेंट होता है। जो वाटर वेपर्स है वो इनविजिबल भी होते हैं। फिर उसके बाद देखते हैं कि हमें वाटर कहाँ से मिल रहा है। अर्थ है उसमें 97% वाटर प्रेजेंट है, 97% वाटर है वो अर्थ सरफेस में प्रेजेंट है ओवरऑल ओशियंस के अंदर। ओशियंस के अंदर कितना परसेंट है, 97% वाटर प्रेजेंट है। और अगर बात करें हम फ्रेश, जो रिवर, लेक, पोलर आइस कैप, मतलब ओवरऑल फ्रेश वाटर प्रेजेंट होगा वो ओनली 3% प्रेजेंट होता है। 2.5 टू 3% वाटर यहाँ पे प्रेजेंट होता है। यहाँ पे हम एग्जैक्ट 3% भी नहीं बोल सकते और 2.5 भी नहीं बोल सकते हैं। कहाँ कहाँ प्रेजेंट होगा, लेक, रिवर, पोलर आइस कैप, क्लाउड्स, रेन, स्टोर्ड इन रॉक्स, और आइस, आइस सी आइस के अंदर ये प्रेजेंट होगा। सप्लाई वाटर की वो कैसे है, आइस कैप्स एंड ग्लेशियर में 0.592%। लेक्स की बात करें तो 0.0207%। सोयल मॉइस्चर की बात करें तो 0.005% वाटर कंटेंट प्रेजेंट होगा। जो वाटर है अर्थ सरफेस पे, हमने पढ़ा कि भाई 97% ओशियन पे प्रेजेंट है, और जो फ्रेश ओशंस के अंदर जो सैलाइन वाटर की फॉर्म में प्रेजेंट है, जो कि हमारे किसी काम का नहीं होता है, क्योंकि सैलाइन वाटर होता है वो बहुत ही ज्यादा साल्टी होता है। उसको जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म है वो उसको यूज नहीं कर सकते, जो मेनली टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स है जैसे कि ह्यूमन बींग है, वो उसको यूज नहीं कर सकते। फ्रेश वाटर की बात करें तो 3% फ्रेश वाटर प्रेजेंट है, जिसके अंदर जो 3% फ्रेश वाटर, उसका 3% का 70% कहाँ पे प्रेजेंट है, आइस कैप एंड ग्लेशियर्स के अंदर। उसी 3% का जो 29% है वो कहाँ पे है, ग्राउंड वाटर। एंड 1% फ्रेश वाटर है वो लेक्स के अंदर प्रेजेंट है। और जो 1% बचा है, 2% के अंदर तो क्या आ गया, जो आइस कैप और ग्लेशियर्स के अंदर जो वाटर प्रेजेंट था वो, और 29% था वो किस में इंक्लूड हो गया, ग्राउंड वाटर में। फ्रेश वाटर के जो 3% पार्ट है उसका 70%, जो 3% फ्रेश वाटर प्रेजेंट है अर्थ में, उसका 70% आइस कैप और ग्लेशियर्स में प्रेजेंट है। उसी 3% का 29% है वो ग्राउंड वाटर के अंदर प्रेजेंट है। बचा 1%, 1% है वो लेक्स के अंदर,
जो ये 1% है 3% का इसका लेक्स के अंदर, एंड सोइल मॉइस्चर वाटर वेपर की फॉर्म में और रिवर जो प्रेजेंट है उनके अंदर 1% प्रेजेंट होगा। इस 1% को भी डिवाइड कर रखा है कि 52% लेक्स में प्रेजेंट है इस 1% का, एंड 38% है वो मॉइस्चर के अंदर प्रेजेंट होगा। वाटर वेपर की बात करें तो 1% ओनली प्रेजेंट होगा। तो ये हो गया डिवाइडेशन कि वाटर कैसे कैसे कहाँ कहाँ कितना कितना प्रेजेंट। ओशियन में 97% जो वाटर है वो प्रेजेंट है, ओनली 3% है वो फ्रेश वाटर। उस 3% का 70% आइस कैप में प्रेजेंट होगा, 29% ग्राउंड वाटर में, एंड 1% है वो जो लेक रिवर और सोइल मॉइस्चर कंटेंट वाटर वेपर की फॉर्म में प्रेजेंट होगा। उसके बाद बात करते हैं कि जो वाटर रिसोर्स है उसका हम यूज कैसे करते हैं। तो 54% है वो रिलायबल रन ऑफ होता है। एग्रीकल्चर के लिए हमें चाहिए, इरिगेशन वगैरह के लिए, इंडस्ट्रीज में हमें वाटर चाहिए होता है, डोमेस्टिक पर्पज के लिए वाटर चाहिए, पावर प्लांट्स में जो वाटर है उसकी रिक्वायरमेंट होती है। यहाँ पे इसका रेशियो दिया गया है कि एग्रीकल्चर में 38%। ये सारी चीजें आपको याद करने की जरूरत नहीं है कि एग्रीकल्चर में कितना चाहिए होगा, ये याद करने की जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ इतना देखना है कि कहाँ कहाँ वाटर की रिक्वायरमेंट है। फिर देखते हैं कि वाटर है उसकी रिक्वायरमेंट ही क्यों है। जो वाटर है वो हमें क्यों चाहिए। हम बोलते हैं कि भाई वाटर है तो लाइफ है, तो इतना जरूरी क्यों है। तो जितनी भी हमारी बॉडी में सेलुलर प्रोसेस चलती है, चाहे डाइजेशन की हो या फिर जो हमारी सेलुलर प्रोसेस सर्कुलेटरी प्रोसेस है, उसके लिए जो भी सेलुलर प्रोसेस हमारी बॉडी के अंदर चल रही है उनके लिए जो मेन मीडियम है वो कौन काम करता है, वाटर। इसके अलावा कोई भी बॉडी के अंदर सब्सटेंस है उसका ट्रांसफर होना है, जैसे कि फूड है उसका डाइजेशन होने के बाद ब्लड में मिक्सिंग होती है, तो वहां पे जो फूड है वो एज ए सब्सटेंस काम करेगा, तो उसकी मिक्सिंग होगी, डिजोल्व फॉर्म में वो चाहिए होगा, ब्लड के अंदर मिक्सअप होगा, तो वहां भी क्या वाटर है वो अपना रोल प्ले करेगा। तो कोई भी सब्सटेंस है उसको एक बॉडी पार्ट से दूसरी बॉडी पार्ट में हमें भेजना है तो वो डिजोल्व स्टेट में होना चाहिए। और डिजोल्व स्टेट में कौन रखेगा उसको, वाटर कंटेंट प्रेजेंट है बॉडी में वो करेगा। तो इसीलिए जितनी भी सेलुलर प्रोसेस है या फिर किसी एक सब्सटेंस को दूसरे बॉडी पार्ट में भेजना है, एक बॉडी पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट में, तो वहां पे वाटर की रिक्वायरमेंट हमें पड़ती है। वो जो सब्सटेंस है वो रिएक्शन करेगा किसके साथ, वाटर के साथ, और उसमें सोल्यूबल हो जाएगा। इसके अलावा वाटर है और उसकी रिक्वायरमेंट हमें इरिगेशन के लिए चाहिए, सीवेज डिस्पोजल। इसके अलावा यूटेंसिल्स वगैरह क्लोथ जो हमारी डेली की नीड्स होती है उनके कंप्लीट करने के लिए हमें वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। इसके साथ ही जो ह्यूमन बीइंग है वो हाईली डिपेंडेंट है किसके ऊपर, वाटर पे। टेरेस्ट्रियल लाइफ है उसको फ्रेश वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, वो सैलाइन वाटर में सर्वाइव नहीं कर सकता, क्योंकि सैलाइन वाटर है वो उसके अंदर जो साल्ट कंसंट्रेशन है वो बहुत ही ज्यादा होती है, इसकी वजह से हम उसको यूज नहीं कर सकते। जो 97% वाटर ओशियन में प्रेजेंट है वो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स के लिए अनयूजेबल है, क्योंकि उसमें हाई कंसंट्रेशन है किसकी, साल्ट की, इसकी वजह से हम उसको यूज नहीं कर सकते हैं। फिर उसके बाद है अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर डिसाइड। वाटर की अवेलेबिलिटी क्या चीज डिसाइड करेगी, तो उस अगर वाटर प्रेजेंट होगा तो वहां पे जो स्पीसीज है पर्टिकुलर एरिया उसका नंबर है, उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। डाइवर्स लाइफ फॉर्म की डाइवर्सिटी, किस किस टाइप के लाइफ फॉर्म प्रेजेंट है, प्लांट्स एनिमल किस किस टाइप के प्रेजेंट है। इसके अलावा वहां पे सोयल है वो किस टाइप की है, सैंडी सोयल है, क्ले सोयल है, किस टाइप की सोइल प्रेजेंट है। इसके अलावा वहां पे टेम्परेचर कितना है, क्योंकि टेम्परेचर जितना हाई होगा इवोपरेशन की प्रोसेस उतनी ही ज्यादा होगी, तो कितना वहां का टेम्परेचर है जिस जगह पे वो वाटर बॉडी या वाटर रिजर्वोयर है, वो उस चीज के ऊपर भी डिपेंड करेगा कि वाटर अवेलेबिलिटी कैसी है वहां पे। फिर उसके बाद बात करते हैं हम वाटर पोल्यूशन का। वाटर क्या होता है, कितना परसेंट प्रेजेंट है, कितना हमारे लिए यूजफुल है, वो सारी चीजें डिस्कस कर ली। अब देखना है वाटर पोल्यूशन। तो जो वाटर है उसके अंदर कोई भी अनडिजायरेबल चेंज आ रहा है, उसकी फिजिकल जो प्रॉपर्टी है उसके अंदर, या उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टी है उसके अंदर कोई चेंज आ रहा है, या केमिकल क्वालिटीज है वो चेंज हो रही है, किसी भी सब्सटेंस के एडिशन से कोई अनडिजायरेबल चेंज आ रहा है वाटर के अंदर, तो उसको हम किस में काउंट करेंगे, वाटर पोल्यूशन में। वाटर पोल्यूटेंट कुछ भी हो सकता है, कोई फर्टिलाइजर्स वगैरह, पेस्टिसाइड्स वगैरह, या फिर इंडस्ट्रीज से कोई वेस्ट निकला वो वाटर बॉडी में हमने डंप कर दिया, तो वो भी एज अ पोल्यूटेंट वहां पे काम करेगा।
तो नोट्स देखते हैं। अनडिजायरेबल चेंज इन द फिजिकल, बायोलॉजिकल एंड केमिकल क्वालिटीज ऑफ वाटर। कोई भी अनडिजायरेबल चेंज हो रहा है, फिजिकल, बायोलॉजिकल, केमिकल प्रॉपर्टी है वाटर की उसके अंदर, तो उसको हम क्या बोलेंगे? वाटर पोल्यूशन। दिस चेंज अफेक्ट्स द क्वालिटी एक्वेटिक लाइफ एंड मेक वाटर अनफिट फॉर द यूज। अगर वाटर की कोई भी एक प्रॉपर्टी चेंज हो गई, चाहे फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हुई, चाहे केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हुई, या फिर बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी है, उसमें कोई चेंजमेंट आया, तो उसकी वजह से जो एक्वेटिक लाइफ है उसके ऊपर भी इफेक्ट पहुंचता है। और वो जो टेरेस्ट्रियल लाइफ है, जो ऑर्गेनिज्म टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म है, वो वाटर को यूज कर रहे थे, उनके लिए भी वो वाटर अनयूजेबल हो जाता है। वाटर पोल्यूटेंट्स कौन कौन से होंगे? फॉरेन ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, जैसे पेस्टिसाइड हो गए, फर्टिलाइजर्स हो गए, इसके अलावा डिटर्जेंट हो गया। पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर्स है वो हम एग्रीकल्चर फील्ड में यूज करते हैं। डिटर्जेंट जो हमारा डेली का सीवेज वेस्ट निकलता है उसके अंदर प्रेजेंट होता है। इसके अलावा इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस की बात करें तो जितने भी मेटल्स होते हैं वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है, ये वाटर के साथ रिएक्ट करके उसको पोल्यूट करते हैं। बायोलॉजिकल सब्सटेंसेस की बात करें तो जो भी वायरस, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, जो भी बायोलॉजिकल माइक्रोब्स प्रेजेंट है, वो सारे के सारे वाटर को पोल्यूट करने का, कंटेमिनेट करने का काम करेंगे, और वो भी वाटर को पोल्यूट कर रहे हैं। इसके अलावा जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस की डंपिंग होती है ओशियन वगैरह में, वो भी क्या करते हैं? वाटर को पोल्यूट करते हैं। अभी इनके बारे में वन बाय वन देखते हैं। तो सबसे पहले जो सोर्स है वाटर पोल्यूशन के, वो क्या क्या हो जाएंगे, वो यहाँ पे दिखाया गया है। रूरल होम से जो वेस्ट निकल रहा है, जो सीवेज वेस्ट है, वो भी हमने, ये हमारे पास एक वाटर बॉडी है, यहाँ पे जितना भी वेस्ट आ रहा है, नॉन पॉइंट सोर्स कौन से हो जाते हैं? जो सोर्स जिनका हमें पता ही नहीं कि भाई ये वेस्ट कहाँ से आया, वो होते हैं नॉन पॉइंट सोर्स। और पॉइंट सोर्स कौन से होते हैं? जिनका हमें पता है। मान लो एक रिवर है, उसके आसपास कोई फैक्ट्री है, कोई इंडस्ट्री है, तो हमें पता है कि भाई इस रिवर के अंदर जितना भी वेस्ट डिस्पोजल हो रहा है वो कहाँ से हो रहा होगा? इस इंडस्ट्री से हो रहा है। लेकिन मान लो एक रिवर के अंदर एग्रीकल्चर वेस्ट आ रहा है, जो पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर्स उसके अंदर आके मिक्सअप हो रहे हैं, तो वो तो हमें नहीं पता कि बहुत सारी क्रोपलैंड वहां पे प्रेजेंट है, बहुत सारी क्रोपलैंड प्रेजेंट है, तो हमें नहीं पता कौन सी एग्रीकल्चर फील्ड से, कौन से एरिया से ये सोर्स यहाँ पे पहुंचा है, ये पोल्यूटेंट इस बॉडी के अंदर मिक्सअप हुआ है। तो जो अलग अलग सोर्सेज हैं, उनके कुछ आइडेंटिकल होते हैं कि भाई यहाँ से ये पोल्यूशन कोज हो रहा है, यहाँ से वाटर पोल्यूटेंट्स इस वाटर बॉडी के अंदर मिक्सअप किए जा रहे हैं। तो कुछ चीजें आइडेंटिकल होंगी, कुछ आइडेंटिकल नहीं होंगी। जो नॉन पॉइंट सोर्स से जो पोल्यूटेंट्स रिलीज हुए हैं वो आइडेंटिकल नहीं होंगे, उनको हम नहीं आइडेंटिफाई कर सकते कि ये पोल्यूटेंट कहाँ से आया होगा। और इसके अगर हम इसको प्रिवेंट भी करें तो हम कैसे करें, उस चीज को हम नहीं आइडेंटिफाई कर सकते। तो जो वाटर पोल्यूशन के जो दो मेन सोर्स होंगे वो होंगे पॉइंट सोर्स एंड नॉन पॉइंट सोर्स। ये बता दिया। पॉइंट सोर्स क्या है? पॉइंट सोर्स वो है कि जिस एरिया का हमें पता है कि भाई यहाँ से स्पेशली ये पोल्यूटेंट निकल रहा है, जैसे कि सीवेज वेस्ट आ रहा है, तो मान लो कोई सिटी है और उसके पास में कोई रिवर है, तो वहां पे सीवेज वेस्ट जितना भी ऐड होगा, हमें पता है कि भाई उस शहर से, उस सिटी से वो सारा का सारा वेस्ट आ रहा है, और जो वाटर बॉडी है, जो रिवर है, उसके अंदर वो ऐड किया जा रहा है। या फिर किसी फैक्ट्री, पर्टिकुलर फैक्ट्री से जो वेस्ट निकल रहा है, हमें पता है, मान लो पेपर पेपर जो इंडस्ट्री है वो प्रेजेंट है वहां पे, तो जितनी भी डाई वगैरह की वेस्ट होगा या फिर केमिकल वेस्ट है, वो वहां से निकलेगा, वो सारा वाटर बॉडी में डंप करे। तो हमें पर्टिकुलरली पता चल रहा है कि जो ये डाई वगैरह का जो वेस्ट आ रहा है, ये कहाँ से आ रहा है? फैक्ट्री से आ रहा है। तो हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि भाई इस फैक्ट्री से या इस सिटी से ये वेस्ट है, ये रिलीज हो रहा है, और इसको यहाँ पे जो वाटर बॉडी है उसमें डंप किया जा रहा है। तो वो सोर्स कौन से होंगे? पॉइंट सोर्स, जिनको हम पॉइंट आउट कर पा रहे हैं, वो सोर्स होंगे पॉइंट सोर्स। बात करें नॉन पॉइंट सोर्स की, तो एग्रीकल्चर रन ऑफ हो गया, या सिटी स्ट्रॉम वाटर फ्लो हो गया। तो एग्रीकल्चर की बात लेके चलते हैं, तो हर कोई भी रिवर बॉडी है उसके आसपास में एग्रीकल्चर फील्ड मिलेंगे। ये तो है नहीं कि भाई वो शहरों के बीचों बीच निकल रही है, ऐसा तो कुछ होता नहीं है। रिवर है मान लो, तो उसके अंदर बारिश की वजह से जो खेतों में पेस्टिसाइड वगैरह फर्टिलाइजर्स डाले, वो फ्लो होके बारिश का पानी आएगा, या फिर वैसे उसमें इरिगेशन की प्रोसेस चल रही है, उस टाइम पानी बह के
बाहर निकल रहा है, तो वो सारा का सारा वेस्ट कहाँ पे जाके मिल रहा है, जो उसके आसपास वाटर बॉडी थी उसमें मिक्सअप होगा, उसमें मिक्सअप होगा। तो अब हम उसको आइडेंटिफाई तो नहीं कर सकते कि भाई कौन से एग्रीकल्चर फील्ड से या कौन से एरिया से वो वेस्ट आके इस वाटर बॉडी में मिक्स हो गया। जिस पोल्यूटेंट के सोर्स को हम पॉइंट आउट ना कर सके, वो होते हैं नॉन पॉइंट सोर्स। फिर उसके बाद देखते हैं कि जो फिजिकल बायोलॉजिकल प्रोसेस पड़ी थी, फिजिकल पोल्यूटेंट्स कौन से थे, बायोलॉजिकल पोल्यूटेंट्स वो देखते हैं। तो जो डिटर्जेंट फॉर्म है, डिटर्जेंट के अंदर नाइट्रोजन की कंटेंट बहुत ज्यादा होती है, फॉस्फोरस है वो कंटेंट बहुत ज्यादा होता है। ये दोनों क्या करते हैं, एल्गल ब्लूम की फॉर्मेशन करते हैं, जो एल्गी है उसकी ग्रोथ में हेल्प करते हैं। तो मान लो जो डिटर्जेंट फॉर्म है उसको हमने जो सीवेज वेस्ट था हमारा, उसके साथ किसी वाटर बॉडी के अंदर हमने ऐड कर दिया। वाटर बॉडी में हम उस चीज को ऐड कर रहे हैं, तो वहां पे क्या होगा, एल्गल ब्लूम की ग्रोथ हो जाएगी। जो एल्गी है उसकी एक्सेस अमाउंट में ग्रोथ हो जाएगी, वो सारी सनलाइट को वहीं की वहीं अपने ऊपर एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर दे, क्योंकि वो तो ग्रीनिश कलर है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होगी उसके अंदर। तो जितने भी एक्वेटिक एनिमल उस वाटर बॉडी में प्रेजेंट होंगे, उनकी लाइफ है वो डेंजर जोन में आ जाती है। इसके अलावा पेस्टिसाइड है वो भी वाटर को पोल्यूट करती है, क्योंकि उसके अंदर भी बहुत सारे हार्मफुल केमिकल्स होते हैं, जो कि ह्यूमन बीइंग एज वेल एज एक्वेटिक लाइफ दोनों के लिए हार्मफुल होते हैं। फर्टिलाइजर्स जो हम एग्रीकल्चर फील्ड में यूज करते हैं वो भी क्या, जैसे कि यूरिया हो गया, उसमें केमिकल्स प्रेजेंट है, डीएपी हो गया, एनपीके प्रेजेंट है। तो सारे के सारे जो फर्टिलाइजर्स यूज किए जाते हैं एग्रीकल्चर फील्ड में, वो भी क्या होते हैं, हार्मफुल होते हैं, क्योंकि उनके अंदर केमिकल्स प्रेजेंट है, वो अलग अलग रिएक्शन करके जो वाटर क्वालिटी है उसको डैमेज करते हैं। इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस की बात करें तो जैसे लेड, कॉपर, मरकरी हो गया, आर्सेनिक, कैडमियम हो गया, तो ये सारे के सारे वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे, उसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है उनको डैमेज करेंगे, और उसके ऊपर जो केमिकल प्रॉपर्टीज है उनको डैमेज करेंगे और उसको पोल्यूट कर देते हैं। मरकरी का हम सिंपल सा एग्जांपल ले सकते हैं, मिनीमाटा डिजीज का, जो कि जापान में हुई थी। बहुत ही मतलब वो एक इंडस्ट्री थी, वहां से मरकरी है वो वाटर बॉडी थी उसमें डिस्चार्ज कर दिया गया। उस मरकरी को किसने खाया, जो फिशेस थी उसने खाया, और फिर उसके बाद वो ह्यूमन बीइंग में आई थी मिनीमाटा डिजीज जापान के अंदर। तो ये जो अलग अलग वाटर पोल्यूटेंट्स हैं, ये इनऑर्गेनिक पोल्यूटेंट मेटल्स हैं, ये वाटर के अंदर मिक्सअप होंगे। वाटर बॉडी है उसके अंदर जो एक्वेटिक लाइफ है, फिशेज वगैरह या फिर एक्वेटिक प्लांट्स प्रेजेंट हैं, उनके लिए भी हार्मफुल है। और उसके साथ ही अगर वो वाटर जो कंटेमिनेटेड वाटर है उसको हम यूज करें, तो वो ह्यूमन बीइंग के लिए भी हार्मफुल होगा। और टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म, कोई और भी टेरेस्ट्रियल एनिमल ऑर्गेनिज्म है वो उसको यूज कर रहा है, तो उसके लिए भी वो हार्मफुल होगा। बात करें हम वाटर पोल्यूटेंट की, तो जो बायोलॉजिकल फैक्टर्स हैं उनकी बात करें, तो अगर हम कंटेमिनेटेड वाटर पी रहे हैं तो उसकी वजह से कोई ना कोई डिजीज हमें होने के चांसेस रहते हैं। तो इसलिए अगर बायोलॉजिकल फैक्टर में कोई माइक्रोब्स प्रेजेंट है वाटर के अंदर, वो अलग अलग डिजीज कोज करने का काम करेंगे। रेडियो एक्टिव वेस्ट है, जितना भी रेडियो एक्टिव वेस्ट है उसको किसी वाटर बॉडी में डंप किया जाता है, तो वहां पे ये अलग अलग रिएक्शन शो करते हैं, और एक्वेटिक लाइफ होती है, जो पानी में रहने वाले ऑर्गेनिज्म है, उनके लिए हार्म कोज करते हैं। फिर बात करते हैं कोज ऑफ वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन के कोज ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, डोमेस्टिक वेस्ट, सीवेज सिस्टम, सॉलिड वेस्ट, इंडस्ट्रियल वेस्ट, एसिड रेन, ऑयल इंडस्ट्री, एक्वेटिक प्लांट्स। डोमेस्टिक वेस्ट जितना भी डोमेस्टिक वेस्ट निकल रहा है घर से, जितना भी गंदा पानी निकल रहा है, सीवेज वेस्ट निकल रहा है, वो सारा का सारा कहाँ पे, किसी वाटर बॉडी में डंप करेंगे। इसके अंदर जो नाइट्रोजन फॉस्फोरस की अमाउंट है वो ज्यादा होती है। इसकी वजह से एल्गल ब्लूम की ग्रोथ होगी, और वो वहां पे जो वाटर प्रेजेंट है उसको पोल्यूट करने का काम करेगी। सॉलिड वेस्ट है वो भी वाटर पोल्यूशन कोज करता है। इंडस्ट्रियल वेस्ट, जितनी भी इंडस्ट्रीज है उनसे जितना भी वेस्ट रिलीज हो रहा है, वो वाटर को पोल्यूट करता है, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे हार्मफुल केमिकल्स प्रेजेंट होंगे, और वही केमिकल्स वाटर के साथ या तो उनको अपने अंदर डिजोल्व कर लेंगे, वाटर के साथ डिजोल्व हो जाएंगे उसके साथ रिएक्शन करके, और जो एक्वेटिक लाइफ है उसको नुकसान पहुंचाएंगे। एसिड रेन है, एसिड रेन हमने जो एयर पोल्यूशन है वहां भी पढ़ी थी कि भाई जो सल्फर डाइऑक्साइड है उसके साथ जो रेन ड्रॉपलेट्स है वो रिएक्शन कर लेती है, और
उसकी वजह से जो रेन है वो उसका जो पीएच कंटेंट है वो कम हो जाता है, एसिडिक हो जाता है। तो एसिड रेन है वो जो प्लांट्स के ऊपर इफेक्ट डाल रही थी, उनके क्लोरोफिल को डैमेज कर रही थी। ह्यूमन बीइंग है उसके ऊपर भी स्किन डिजीज कॉज कर रही थी। फिर एक्वेटिक लाइफ है उसके ऊपर भी वो इफेक्ट पहुंचाएगी। जो पर्टिकुलर प्रोसेस चल रही है वो सारी की सारी प्रोसेस है उनको डैमेज, क्योंकि लो पीएच है वो तो हर एक ऑर्गेनिज्म के लिए हार्मफुल होगा। ऑयल इंडस्ट्री जितना भी वेस्ट है वो किसी वाटर बॉडी में डंप करेंगे तो वहां पे जो वाटर है और जो ऑयल है वो दोनों कभी भी मिक्सअप नहीं होते हैं। कभी भी ये दोनों मिक्सअप नहीं होते, तो जो ऑयल है वो वाटर के ऊपर एक लेयर बना लेगा और जितने भी एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म इसके अंदर प्रेजेंट है उनको नुकसान पहुंचेगा, वो उसके लिए हार्मफुल रहेगा। एक्वेटिक प्लांट्स की बात करें, एक्वेटिक प्लांट्स कैसे वाटर पोल्यूशन कॉज कर रहे हैं, तो जो एक्वेटिक प्लांट्स है वो जब उनका डेथ रेट आ जाता है, जब डेथ रेट पे वो पहुंच जाते हैं तो वो डिग्रेड होंगे वहीं पे। तो वहीं पे जब डिग्रेड होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उन पे काम करते हैं तो उनसे एक जो अलग सी स्मेल है वो प्रोड्यूस होती है। और इसके साथ ही जो उनके अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट था वो वो भी वहीं पे डिकम्पोज होगा। तो उसकी वजह से जो एल्गी की माइक्रोब्स उनके ऊपर काम करना शुरू करेंगे, उनको डिकम्पोज करना शुरू करेंगे। तो वाटर बॉडी के अंदर जितना भी ऑक्सीजन प्रेजेंट है, मान लो ये हमारे पास कोई एक वाटर बॉडी है, इसके अंदर कुछ प्लांट्स प्रेजेंट थे और ये किसी भी वजह से ये डेथ रेट पे पहुंच चुके हैं। डेथ रेट पे पहुंचने के बाद इनके ऊपर माइक्रोब्स है वो काम करेंगे। माइक्रोब्स काम करेंगे तो उनको ऑक्सीजन की भी रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो जो इस वाटर बॉडी के अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट थी उसी ऑक्सीजन का ये यूज करेंगे। तो जो मेनली बीओडी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड है वो बढ़ जाती है, यहाँ पे इंक्रीज हो जाती है, यहाँ पे ज्यादा बीओडी की जरूरत पड़ेगी क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स काम कर रहे हैं। तो ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होगी तो बाकी एक्वेटिक एनिमल्स के लिए वो हार्मफुल रहेगा। तो ये सारे के सारे कोजिज हो गए जो कि वाटर पोल्यूशन कोज करते हैं। डोमेस्टिक वेस्ट, सीवेज वेस्ट, सॉलिड वेस्ट, इंडस्ट्रियल वेस्ट, एसिड रेन, ऑयल इंडस्ट्री एंड एक्वेटिक प्लांट्स। यहाँ पे एक-एक करके दिखाया गया है कि जो हाउस होल्ड वेस्ट है वो हम वाटर बॉडी में डंप कर रहे हैं तो वो भी हार्मफुल है। सॉलिड वेस्ट है जैसे पॉली बैग्स वगैरह हम डाल देते हैं तो वो भी एक्वेटिक एनिमल को नुकसान पहुंचाते हैं, क्योंकि वो तो वहां पे अपना फूड है वो ढूंढते रहते हैं। एक्वेटिक एनिमल्स है वो फूड ढूंढेंगे, उन्हें ये थोड़ी ना पता होगा कि ये पॉलिथीन है या फिर ये कोई प्लास्टिक बोतल है। वो उसको एंगल्फ कर जाएंगे और उसकी वजह से उनकी डेथ हो सकती है। इसके अलावा इंडस्ट्रियल वेस्ट है उसमें बहुत सारे केमिकल मिक्सअप होते हैं। सीवेज वेस्ट है उसके अंदर भी एनपीके वगैरह प्रेजेंट होता है जो कि हार्मफुल होता है। फिर उसके बाद बात करें एसिड रेन की, तो एसिड रेन है वो एक्वेटिक प्लांट्स को नुकसान पहुंचाएगी। ऑयल स्पिलेज की वजह से, ऑयल इंडस्ट्रीज की वजह से जो वाटर बॉडी होगी उसके वाटर के ऊपर ऑयल की लेयर बन जाएगी और वो भी क्या है वाटर को कंटेमिनेट करेगी। रिलीजियस मीन की बात करें तो हम रिलीजियस मीन के नाम पे बहुत सारी चीजें हो हैं वो जो कि वाटर को पोल्यूट करती है वो हम किसी भी वाटर बॉडी में वहां पे डाल देते हैं। और जैसे कि आप घर में कोई कुछ सिंपल सा फंक्शन हुआ वहां पे कुछ जो रिलीजियस वेस्ट बचा, वहां पे कोई अगर पूजा वगैरह हुई और उसका जो वेस्ट बचता है तो उसको कहीं ऐसे नहीं फेंकते, उसको किसी ना किसी वाटर बॉडी में डाला जाता है। तो वो क्या कर रहा है वहां पे पोल्यूशन कोज कर रहा है। इसके अलावा फार्मिंग फर्टिलाइजर्स है उनकी वजह से भी जो वेस्ट है अ, वो प्रोड्यूस हो रहा है, क्योंकि उसके अंदर अलग अलग केमिकल्स प्रेजेंट है जो कि वाटर को पोल्यूट करने का काम करते हैं। जैसे कि यूरिया, डीएपी वगैरह जो डाला जाता है वो जब बारिश होती है, रेनफॉल होती है, उस टाइम पे क्या होगा, उस टाइम पे वो वहां से फ्लो करके आसपास की जो वाटर बॉडी है उसके अंदर जाके मिक्सअप होगा और मेनली वहां पे अल्गल ब्लूम वगैरह की ग्रोथ होगी और उसकी वजह से वाटर है वो पोल्यूट होगा। इफेक्ट क्या क्या है वाटर पोल्यूशन के वो हमें देखने हैं। तो सबसे पहले तो जो भी बायोलॉजिकल कंटामिनेशन हो रही है, कोई माइक्रोब वगैरह प्रेजेंट वाटर की वजह से, तो वो क्या करेगा अलग अलग डिजीज फैलेगा जैसे कोलेरा, टाइफाइड, डायरिया, जॉन्डिस, ये सारी की सारी डिजीज है वो फैलाएगा। अगर हैवी मेटल्स की बात करें उनकी वजह से हेल्थ के ऊपर एडवर्स इफेक्ट पहुंचेंगे, जैसे कि अभी मरकरी का बताया था, मिनिमाटा डिजीज होती है वो कोज हो जाती है। मिथाइल मरकरी पॉइजनिंग एजेंट कोज ऑफ मिनिमाटा
बे डिजीज इन जापान, जापान में ये डिजीज फैली थी। जो कैडमियम है वो इटाई इटाई डिजीज होती है, ये भी जापान में हुई थी। तो ये जो हैवी मेटल्स हैं इनकी वजह से अलग अलग डिजीज होने के चांसेस होते हैं। यूट्रोफिकेशन, यूट्रोफिकेशन में एल्गल ब्लूम की बहुत ही ज्यादा ग्रोथ हो जाती है, जो एल्गी है उसकी ग्रोथ हो जाती है, और बाकी एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो डेथ रेट पे पहुंच जाते हैं। इंक्रीज इन बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, बताया था कि वाटर बॉडी में जो माइक्रोब्स की कंटेंट है वो बढ़ जाता है। अगर उसके अंदर ऑर्गेनिक वेस्ट प्रेजेंट है वाटर बॉडी के अंदर तो माइक्रोब्स उस पे काम करेंगे। अगर वो काम करे तो उनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, और वो उस वाटर बॉडी में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है, मान लो किसी लेक के अंदर ही वो काम करे, लेक में जितनी भी ऑक्सीजन प्रेजेंट है वो उसको यूज करेंगे और ऑक्सीजन की वहां पे कमी आ जाएगी। इसके अलावा बायो एक्यूमुलेशन, बायो कंसंट्रेशन एंड बायो मैग्निफिकेशन की प्रोसेस है। मान लो हमने जो फर्टिलाइजर्स है वो हम डालते हैं खेतों में, उसके बाद वाटर के द्वारा वो सोयल के अंदर चले जाते हैं और प्लांट उसको एक्यूमुलेट कर लेता है, प्लांट के अंदर वो एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाते हैं। उन्हीं प्लांट से फ्रूट प्रोड्यूस हुआ है या फिर सीरियल्स वगैरह प्रोड्यूस हुए तो उन्हीं को हम खाते हैं, तो वो हमारे अंदर भी आने के उसके पूरे चांसेस होते हैं। फिर बात करते हैं यूट्रोफिकेशन की। यूट्रोफिकेशन एक ऐसी प्रोसेस है, उसके अंदर क्या होता है कि जो वाटर बॉडी है, कोई भी रिवर है, लेक है, पोंड है, उसके अंदर अगर एक्सेस अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स पहुंच गए, एनपीके है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, इनके अमाउंट ज्यादा हो गई, तो उसकी वजह से जो एक्वेटिक प्लांट, वीड्स हैं, एल्गी है, उसकी ग्रोथ बहुत ही ज्यादा हो जाती है। ठीक है, अगर न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर मिल रहे हैं प्लांट्स को तो वो ग्रो करेंगी, और अगर वो ग्रो कर रहे हैं तो वो सरफेस के ऊपर ग्रो कर रहे हैं, जितनी भी सनलाइट आ रही है उसको वहीं की वहीं एब्जॉर्ब कर लेंगे, क्योंकि प्लांट्स है वो तो फोटोसिंथेसिस करेंगे, फोटोसिंथेसिस में वो सारी की सारी सनलाइट को वहीं पे यूज कर लेंगे। लेकिन जो बॉटम में जो एक्वेटिक एनिमल्स प्रेजेंट है उन तक वो सनलाइट नहीं पहुंच पा रही है, और इवन जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका भी ये यूज कर रहे हैं, नाइट टाइम में कार्बन डाइऑक्साइड ये रिलीज भी करेंगे जब फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही, तो वहां तक ये भी वहां पे जो एक्वेटिक एनिमल्स बॉटम में प्रेजेंट वहां पे पहुंचेगी तो उनको इवन इफेक्ट पहुंच रहा है। वो उन जो सनलाइट भी नहीं पहुंच रही, नाइट टाइम में कार्बन डाइऑक्साइड की सप्लाई हो रही है उनके पास, तो इस वजह से जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनकी लाइफ पे इफेक्ट पड़ता है। तो यूट्रोफिकेशन एक प्रोसेस है जिसमें जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी किसी भी वाटर बॉडी में एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, न्यूट्रिएंट्स एक्सेस अमाउंट में वाटर बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, जो कि एल्गल ब्लूम है उसको कोज करते हैं। मतलब एक्वेटिक प्लांट्स की ग्रोथ ज्यादा होगी, एल्गी की ग्रोथ ज्यादा होगी, वो पूरी वाटर बॉडी को कवर अप कर लेते हैं, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, और जो सनलाइट है उसको भी कंप्लीटली वो यूज कर लेते हैं, जितनी भी सनलाइट वहां पे आ रही है उसको कंप्लीट यूज कर लेंगे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के टाइम, और इसकी वजह से जो एक्वेटिक एनिमल्स है वो डेथ रेट पे पहुंच जाते हैं। Excess discharge of nutrients into water resulting in accelerated growth of aquatic plants, weeds, invasive species। बहुत ही ज्यादा अमाउंट में अगर न्यूट्रिएंट्स किसी वाटर बॉडी के अंदर डिस्चार्ज किए गए तो उसकी वजह से बहुत ही ज्यादा ग्रोथ होगी एक्वेटिक प्लांट्स की, वीड्स की, इन्वेसिव स्पीसीज, एल्गी, इन सब की ग्रोथ होगी, जो कि एल्गल ब्लूम है वो पोज करती है। और इसकी वजह से एल्गल ब्लूम होगा तो वहां पे ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होगी, सनलाइट है वो नीचे तक पेनिट्रेट करके नहीं पहुंच पाएगी, जो बॉटम में एक्वेटिक एनिमल्स प्रेजेंट है उन तक नहीं पहुंच पाएगी, और इसकी वजह से क्या हो रहा है, जो एक्वेटिक एनिमल्स है उनकी डेथ होती जाती है। तो यूट्रोफिकेशन है वो भी क्या है, हार्मफुल प्रोसेस है। जो एयर पोल्यूटेंट, एज एयर पोल्यूटेंट हम इसको कोच कर सकते हैं, वाटर पोल्यूशन कोज कर सकता है, क्योंकि वहां पे जो इफेक्ट है वो पूरा पूरा एक्वेटिक एनिमल्स पे इसका इफेक्ट शो होता है। तो आज की क्लास में हमने वाटर के बारे में पढ़ा कि वाटर होता क्या है, कितना परसेंट वाटर प्रेजेंट है अर्थ के ऊपर, और कितना परसेंट वाटर है वो हमारे लिए यूजफुल है। इसके साथ ही वाटर पोल्यूशन क्या है, क्या क्या सोर्सेज हो सकते हैं, और क्या क्या वाटर पोल्यूशन के इफेक्ट है, और यूट्रोफिकेशन की जो प्रोसेस है वो क्या होती है, ये सारी चीजें हमने आज की क्लास में डिस्कस कर ली। नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम सोयल के बारे में पढ़ेंगे कि सोयल होती क्या है, कौन कौन से प्रोफाइल प्रेजेंट है सोयल के,
किस-किस टाइप की सोइल होती है और सोइल पॉल्यूशन क्या होता है, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में इतना ही। अगर वीडियो कुछ इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना और जो चैनल पे न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।